हम लोग दिल्ली में याद होगा सेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पकड़े थे कि अनसुटेबल क्या क्या है, उन चीजों का लिस्ट मिल जाए तो हमसे कोई ऐसी गलती होगी नहीं ना। जो अनसुटेबल होगा उसको पहले से क्लाइंट से साइन करा लेंगे कि ले भाई तेरे को अगर करना है ये अनसुटेबल है, तुम्हें चूहा मारने की दवा खानी है खा लो, लेकिन हमें साइन करके दे दो। तो ये जो लॉक इन प्रोडक्ट 12 लाख के इनकम के नीचे वालों के लिए अगर आप कोई ELSS दे रहे हो तो इसको अनसुटेबल कहते हैं। 60 साल के ऊपर वालों को कोई पेंशन फंड दे रहे हो, रिटायरमेंट स्कीम वाली क्लोजर वाले दे रहे हो, तो वो अनसुटेबल है। ओके, अनसुटेबल के लिस्ट हैं, तो वो हम लोग फाइनल सारे DFDA के अनसुटेबल लिस्ट को एक जगह एक्यूमुलेट कर लेंगे। सो नो वरी अबाउट इट, नो वरी अबाउट। मिल गया। तो मैं कह रहा था कल का बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे जो आज आप ध्यान देना और नोट कर लेना। कल का टेक अवे ये था कि जब हम सेक्शन 1 का फॉर्म भरेंगे तो 1.7 क्वेश्चन में एक सवाल आता है कि आप क्या क्या बेचते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशनल में। तो यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। तो पहली बात तो एमफी ने अपने डिक्लेरेशन में ये बता दिया कि आप सब डालो, कोई टेंशन नहीं है, जो बेचना चाहो बेचो, आप हर चीज बेच सकते हो। तो इसमें दो छुपी हुई बात है बड़ा इंपॉर्टेंट कि देखिए ये जो एमफी का क्लैरिफिकेशन आ रहा है वो कह रही है उसका रजिस्ट्रेशन दे दो। लोग हाँ गलती करते हैं लोग अपने वेबसाइट पे इंश्योरेंस लिखते हैं और नीचे फुटर पे इंश्योरेंस में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखते हैं, पहला गलती। दूसरा, अगर IRDA का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने जाते हैं तो पता लगा कि वाइफ के नाम का इंश्योरेंस का एजेंसी है, बच्चे के नाम का है या किसी और के नाम का है, और वेबसाइट है investcare.com या जिसका ARN है A1234, लेकिन वहां पे इंश्योरेंस एजेंसी किसी और के नाम। तो भाई साहब ये नहीं चलेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि IRDA रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप ही के नाम का है, जिस नाम से आपका एमफी है उसी नाम से आप AP भी हो, तब तो ये सब कर सकते हो। अगर AP आप किसी और नाम से हैं तो बगल में एक डिक्लेरेशन लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आप एसोसिएटेड हो इस फर्म के साथ जिसमें AP, जैसे अतुल के केस में अतुल इज द ARN होल्डर और उसकी डॉटर इशिता इज द AP फॉर से ऑथोराइज पर्सन फॉर किसी और कंपनी के लिए, मास्टर ट्रस्ट या एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल। तो जब वो वेबसाइट पे लिखेंगे तो वहां लिखेंगे कि इशिता गुप्ता इज द डॉटर एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू इतना, वो डिक्लेरेशन के साथ देना होगा। और IRDA का नंबर भी अगर आपके नाम नहीं, आपकी वाइफ के नाम है, बच्चे के नाम है, तो लिखना पड़ेगा उनके साथ रिलेशनशिप क्या है, ताकि जब कोई ग्राहक देखेगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको ट्रस्ट हो कि आप जो इंश्योरेंस कर रहे हो आप ही हो, मैं किसी और के साथ नहीं कर रहा हूं। तो दैट इज फर्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नोट करना। दूसरी चीज, जो सपोर्ट ईमेल आईडी होगी सबकी अलग अलग होगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी में आपको आएगा DDQ में, आप support@xyz.com से मान लो को कम्युनिकेशन भेज रहे हो म्यूचुअल फंड के, और उसी कम्युनिकेशन में इंश्योरेंस का डिटेल्स दे रहे हो, इंश्योरेंस की पॉलिसी, इंश्योरेंस, तो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो उसको कहते हैं अलग अलग ईमेल आईडी, अलग अलग ईमेल आईडी हर डिपार्टमेंट का। तो मैं इसको देखिए कहां पे प्रॉब्लम है, तो आपके डिपार्टमेंट वाइज ईमेल, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं एमफी का। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इन केस यू हैव वेरियस डिविजन्स हैंडलिंग डिफरेंट बिजनेसेस, हाउ डू यू इंश्योर दैट द डेटा ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इज नॉट शेयर्ड विद अदर डिवीजन। सोचिए कितना बड़ा बात है, मतलब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप कैसे गारंटी करते हो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की कोई भी कम्युनिकेशन और डेटा दूसरे डिपार्टमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि शेयर बाजार और आप दोनों काम करते हैं, उनका डीमैट भी है, ट्रेडिंग आईडी भी है, सब ब्रोकर भी है, आप लोग उनको सब ब्रोकर की तरह यूज कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपके पास म्यूचुअल फंड का भी है। तो आप दोनों डेटा को मिक्स नहीं कर सकते हो, दोनों को एक ही जगह से कम्युनिकेशन नहीं भेज सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि आपके कम्युनिकेशन के डिफरेंट, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आएगा। तो कल का टेक अवे में ये था इंपॉर्टेंट। दूसरी टेक अवे कल की थी जिसमें इंपॉर्टेंट चीज था चैप्टर 1 में ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट।
ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जब बनाने की बारी आती है तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपके पास शीट तो आपको ऑडिटर को देना ही पड़ेगा जब ऑडिटर आता है, लेकिन आपको अपनी जनता को, अपने क्लाइंट को, एमपी कहती है, सेबी कहती है, उनको बताओ कि तेरे यहाँ कैसा कैसा सिस्टम है, तेरा सीनियर हायरार्की क्या है, क्योंकि वो ब्रीफ जो आप यहाँ डीडीक्यू में भरोगे ना, टॉप डीडीक्यू जितने भी लोग डीडीक्यू में भरते हैं ये डिटेल, यही से एमफी डेटाबेस बना रही है। अभी एमफी के पास मुश्किल से 1200-1300 लोगों के बैकग्राउंड है, ब्रीफ बैकग्राउंड, तो वो नहीं लिख पा रही है। तो इसका दो मतलब है, एक ग्राहक के लिए, एक एमफी के लिए। आप जितना अच्छा सा ये बना के भरोगे अपने डीडीक्यू में, उतना प्रॉपर आपका छपेगा वहां पे। तो इसको आप बढ़िया से देखो, सोचो कि कल को आपका वहां पब्लिकेशन अच्छा छपे, इसलिए इसको बढ़िया बनाओ। कुछ भी टटपूंजिया लिख दोगे तो वहां जब कल को लोकेट डिस्ट्रीब्यूटर में आपका नाम ढूंढा जाएगा या आपके ग्राहक देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। सो दैट शुड बी वेरी नाइसली क्रिएटेड। हमने एग्जाम्पल कल व्हाट्सएप पे गिरा दिए थे। तो कल बोथ यहाँ भी ठीक करेंगे, ये वाला भी बोथ हो जाएगा। जो लोग एकदम एडमेंट है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं आज भी मिलता हूं बहुत सारे लोगों से जो नहीं देते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे ट्रांजैक्शन फैसिलिटी एट ऑल, तो उनके लिए तो बहुत सही है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, वो एडवाइजरी मोड में चले। लेकिन जिनको compete करना है मार्केट में, वरना क्लाइंट आजकल चिल्लाता है कि क्यों नहीं दे रहे हो, तेरे मोबाइल में नहीं है, अरे तुम बहुत पिछड़े हुए हो, तो हम लोग का तो पूरा स्टैंडर्ड ही खराब हो जाता है। तो इसलिए हमको तो भाई देना पड़ेगा। बस जब यहाँ देंगे तो हमारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं। तो कर्तव्य नंबर 1 जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि वो इंपॉर्टेंट है और आपको वो निभाना होगा। 1, if providing execution in mobile app or website, तो आपको पहला लिखना है ऑन कार्ट क्रिएशन सेट वैलिडेशन। ये अपने वेंडर को आप बोलोगे वो करेगा, है ना, सेट वैलिडेशन। तो कार्ट क्रिएट करते समय यानी कोई कस्टमर जब चुन रहा है कोई भी स्कीम तो उसको वैलिडेशन देना पड़ेगा, सेट वैलिडेशन। क्या वैलिडेशन रहेगा? डू नॉट अलाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट्स बियॉन्ड suitability. Show alert and collect confirmation to allow proceed. तो ये कैसे काम करेगा? ये तब काम करेगा जब आपके वेबसाइट या मोबाइल ऐप में जो भी स्कीम लिस्ट है, उसको हम स्क्रीनर कहते हैं, स्क्रीनर और फंड सिलेक्टर, जो भी आपने नाम दिया होगा ना जहां से वो चुनता है, तो स्क्रीनर और फंड सिलेक्टर में ए बी सी डी ई एफ स्कीम है। तो जो सबसे अच्छा आपका काम होता, जो आपका क्या नाम है वेंडर होता, उससे आप अगर ये करवा लेते कि शो schemes eligible for the concerned risk profile only, अगर आप यही कर देते तो आपका 100% काम हो जाता। तो पहले आप उनको ये देने वाले हो, मैं इसका प्रॉपर ड्राफ्टिंग भी बना दूंगा, अभी मैं लिखता जा रहा हूं तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं कि इफ प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूशन, स्क्रीनर और फंड सेलेक्टर मेनू में जब जाएंगे, जो भी आपका क्लाइंट जाएगा उसको स्कीम दिखनी चाहिए उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। तो तब तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन ये ऑप्शनल है। मान लो आप कहते हो नहीं भाई मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा वेंडर नहीं कर पा रहा है ये बात, उसको, क्योंकि यहां पे कहां चैलेंज आएगा पता है? अगर आपका मोबाइल एप्लीकेशन खुद का नहीं है, खुद का मतलब अपना खुद का बनाया हुआ नहीं है, आपने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से लिया है, जैसे कि इन्वेस्टवेल, रेडविजन, फिनसिस, हम लोग से हमारा स्टैंडर्ड होता है,
लेकिन अगर आप अपना बनाएंगे, जैसे हमारा अपना है या कोई और भी लोग अपना मोबाइल ऐप बनाते हैं, तो आप जब अपना बनाते हैं तो आप रूल्स खुद लिखते हैं। तो वो हम लोग बाद में डीएफडीएंस डिस्कस करेंगे एट द एंड, कि हम लोग अपने मोबाइल ऐप में करना हो तो क्या करेंगे और वेंडर से करवाना हो तो क्या करवाएंगे। बट फिलहाल वेंडर ये इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि आप सभी का अलग अलग होगा रिस्क प्रोफाइल का सुटेबिलिटी, तो वो बेचारा कैसे करेगा। अतुल के लिए एग्रेसिव का मतलब है कि हम उसमें लार्ज कैप नहीं देंगे, और हो सकता है कि आशीष गोयल जी के लिए एग्रेसिव का मतलब है मैं लार्ज कैप दूंगा। तो जब हमारी डेफिनेशन अलग अलग होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी वेंडर को एक स्टैंडर्ड सॉर्टिंग करने का, तो इसलिए ये मैंने ऑप्शनल लिख दिया। लेकिन बाय चांस सेकंड वाले पे आते हैं, ये है 1, ये है 2। सेकंड वाले पे जब आते हैं और यहां वो कहता है कि ऑन कार्ड क्रिएशन वैलिडेट करो, तो भी आपको ये तो पास करना ही पड़ेगा ना अपने सिस्टम में कि आपने किस स्कीम को किस कैटेगरी में अलाउ किया है। तो यहाँ पे हमने इन फिंसिस तो ये कर दिया है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दी है बाय एमफी मॉड्यूल कि सारे स्मॉल कैप मिड कैप, मैं लिख दे रहा हूं वो, ताकि अगर आप अपने वेंडर से ये बात कर लो और वो करने को तैयार हो तो आप करवा देना। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इंटरनेशनल, क्रेडिट रिस्क एंड गोल ओरिएंटेड, आज के दिन में उसे लाइफ साइकिल कहते हैं, लाइफ साइकिल फंड्स नॉट suitable for greater than 70 years और moderate, मतलब आप उसको जो बोलो। तो आप लोगों को पहले बता दूं कि अभी रिस्क प्रोफाइल का क्वेश्चन आने वाला है, वहीं पे सबको क्लियर हो जाएगा। तो सेबी जो है, सेबी जब आपको चिट्ठी भेजती है तो वो आपके मॉडरेट एग्रेसिव को नहीं पहचानती, वो कहती है तुम्हारे भाड़ में जाए, तुमने अपने अपने एंड पे मॉडरेट रखा है कि कुछ रखा, हमको एज से बताओ, उम्र से। तो सेबी उम्र से पहचानती है, और सेबी का जो उम्र लेवल है, सेबी एज ब्रैकेट्स वो ये हैं, लेस देन 50, 50 to 70 सॉरी 50 to 60, 60 to 70, 70 अबव। तो ये 4 ब्रैकेट है। अब आप इसको जो नाम दो आपकी मर्जी। तो कुछ लोग इसके अलावा नेमिंग करते हैं मॉडरेट, एग्रेसिव, कुछ 5 करते हैं, कुछ 6 करते हैं। आज वो खुलासा होने वाला है, हम लोग अगले 15 मिनट में उस पूरे भ्रम को खत्म करने वाले हैं कि ये सब बेकार है, ये मॉडरेट पोडरेट। ये आप अगर एकदम रूल बुक से चलोगे तो सबसे अच्छा एज है, और एज के हिसाब से करते चलो, वरना ये सवाल पूछ पूछ के लोगों को ये डालना कि अरे भाई तुम इसमें आते हो, तुम मॉडरेट हो, तुम एग्रेसिव हो, पता लगा कि सबके मॉडरेट अलग हैं, सबके एग्रेसिव अलग हैं, फिर वही कंट्रोवर्सी, वही लड़ाई, वही झगड़े। तो एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि रेगुलेटर खुद ही काहे नहीं बना देता है 4 कैटेगरी और उस खुद ही क्वेश्चन बना दे। तो भाई रेगुलेटर इसलिए नहीं बनाता, और खुद ही सवाल, ये बहुत क्लियर समझ लो, कोई भी रेगुलेटर चाहे एमफी हो चाहे आपका सेबी हो, वो कहती है कि भाई सवाल मैं बना दूं, कल को तेरा बवाली होगा तो तुम तो मेरे पास आके कह दोगे कि सवाल आपने बनाया था, मैंने तो उसी के तहत काम किया और मैं फंस गया सर। तो क्योंकि रेगुलेटर जानता है कि कोई भी सवाल परफेक्ट नहीं हो सकता टू रीच एट अ रिस्क प्रोफाइल अदर देन द म्यूचुअल डिस्कशन एंड रेगुलर रिव्यू। यही 2 चीज हो सकती है। रेगुलर रिव्यू में ही लोग अपना रिस्क प्रोफाइल बदलते रहते हैं। पिछले साल किसी आदमी को आपने वेरी एग्रेसिव में रखा था, अभी रिव्यू करो, वो आपको कह देगा भाई मुझे माफ करो, तुम मुझे मॉडरेट में रख लेना अब, है ना। लोग बदल देते हैं। तो इसलिए आपका कोई नियम कानून काम नहीं आने वाला है। तो आप लोग इस सर्च में मत रहो कि मुझे कोई बढ़िया सा रिस्क प्रोफाइलर मिल जाए, सब बेकार हैं। अगर आपको कोई रिस्क प्रोफाइल बना के भी देता है, हम लोग सारे डीएफडीए वाले ये बात ओथ लेके कह सकते, सब बेकार है। कोई भी पैसा मत बर्बाद करो इन चीजों में कि मेरा रिस्क प्रोफाइलर टूल है, मेरा रिस्क प्रोफाइलर सॉफ्टवेयर है। आप अपना खुद का रिस्क प्रोफाइलर बनाओ,
वो अभी हम लोग बताने जा रहे हैं कि आपका क्या होगा। और रिव्यू करो उसको रेगुलर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिव्यू में कस्टमर का मुहर लगवा लो, बस इतना है। तो इसीलिए एज बेस्ड इज द परफेक्ट। नाउ ये वाली कहानी हो गई, ऑन कार्ड वैलिडेशन होना चाहिए। और थर्ड होना चाहिए, जब ऑन कार्ड वो ओके कर देता है तो फिर है ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन पे, एग्जीक्यूशन पे फाइनल वैलिडेशन दैट you are not advising and it is unsuitable। अच्छा, कोई आदमी कहता है मैं ये नहीं कर पा रहा हूं अभिनेश जी, मेरा वेंडर नहीं कर पा रहा है, परेशान मत हो, डोंट वरी, अभी दिखाता हूं एमफी ने क्या बोला है। तो अगर आपका वेंडर नहीं कर पाता है तो आप डेली ऑडिट शुरू कर दो, डेली ऑडिट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, आप चुपचाप देख लो, आपके पास वैसे भी कोई भी एक्शन होने के 30 डेज का टाइम रहता है, तो 30 दिन के अंदर आपको करना रहता है उनसे लेटर कलेक्ट डेट। वैसे तो हम 1 साल बाद भी करें, ऑडिटर के आने के पहले भी कर लें, तो क्या फर्क पड़ता है, बैक डेट पे करवा लेंगे। लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि आप डेली ऑडिट करो, जितने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उनको चेक करो, चेक करने के बाद आइडेंटिफाई ऑल अनसूटेबल केसेस। जो भी आपको केस अनसुटेबल मिला कि किसी ने कर लिया है इन डीआईवाई, और फटाक से उसको कर दो, ठीक करने का चिट्ठी भेज दो। तो आप पूछोगे कि भाई यहाँ पे कौन सी चिट्ठी भेज दो, कौन सा लेटर भेज दो, तो आज हम लोग वो देख लेते हैं कि अनसुटेबिलिटी का लेटर क्या होगा। तो ये देखिए, ये अनसुटेबिलिटी लेटर है, हम लोग इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं। अगर किसी के पास ऐसा कुछ कि हमें किसी सेबी ने दिया है अनसुटेबल लेटर की, यही चलेगा, हमने अपने ऑडिटर को दिखाया, ओके था, जमा हो गया, तो मैंने बना लिया। आप लोगों को इसमें कोई डिटेल, कोई डिस्कशन करनी हो तो अपना अपना भी कर सकते हो, बट एज ए ग्रुप हम चाहेंगे कि हम लोग का एक ही स्टैंडर्ड तरीका हो, हम लोग एक ही प्रैक्टिस करें। एडवाइजेज ऑल वेलकम है, बट कुल मिला के इसमें ऐसा लिखा रहता है कि जहां मुझे अनसुटेबल मिला उस पार्टी को एक चिट्ठी भेज देते हैं, चाहे मेल पे, चाहे कुरियर से, चाहे घर भेज के साइन करा लेते हैं, जिसमें लिखा होता है मिसमैच इन योर रिस्क प्रोफाइल वर्सेस इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रोफाइल, कि सर आपका वर्सेस इन्वेस्टमेंट, कि साहब आपका फोलियो नंबर ये है, डियर सर आपको पता होगा कि हम रिस्क प्रोफाइल पे काम करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट गाइड एंड गोल मॉनिटर होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको सूटेबल प्रोडक्ट दें जो आपके प्रोफाइल के अंतर्गत आता हो। अभी हमने रिव्यू करने के दौरान पाया कि आपका परसोना के अगेंस्ट में आपने कुछ खरीद लिया है, और ये जो स्कीम है 1 2 3 4 ये अगेंस्ट चला गया है। आपको क्या एक्शन लेना है? एक्शन नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें और ये आपके आगे के जीवन के लिए है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ पे एक्नॉलेज कर दें यस करके कि मैं चाहता हूं और मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो फिर हम आराम से इसको कंटिन्यू रहने देंगे। अगर आप कहते हो कि मैं नहीं चाहता हूं तो हम इसे रिडीम कर देंगे, लोड लगेगा, मगर चूंकि आपने ये खरीद लिया है तो ये लोड आपको सहना पड़ेगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो ये आपको साइन करा के रख लेना है। तो देखा आपने, दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया कि अगर हमसे ये वाला चीज नहीं मैनेज हो पा रहा है कि मेरा वेंडर मेरे लिए काम करके सब ठीक करके सारा सिस्टमेटिक कर दे, तो और मैं अपना ऐप भी नहीं बना पा रहा हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है या मनी नहीं है या जो भी सिस्टम में है, तो आप दोनों ही सूरत में थर्ड सूरत को अपनाएंगे, जिसका काम है कि डेली ऑडिट करके अपना काम कर दें। चलिए, तो ये हो गया काम खत्म। अब इसी क्वेश्चन को एमफी के मद्देनजर से देखते हैं कि एमफी हमें क्या बोलती है और हमें क्या करने को कहती है इस पूरे कहानी में। तो हम एमफी के क्वेश्चनर को खोल लेते हैं। तो एमफी कहती है कि देखिए, आप अगर एग्जीक्यूशन ओनली में हो 2.1a, अगर बोथ भी हो तब भी और हो तब भी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, ये
पहला, जब आप एग्जीक्यूशन ओनली में हैं तो वो ओनली का आपका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, पढ़ रहे हैं, प्लीज इंडिकेट द प्रोसेस। ये बहुत इच्छुक है जानने में से भी। तो प्रोसेस में जिनके पास वो प्रोसेस है जो मैंने अभी लिखा, मैंने लिखा कि नंबर 1 हम ये चेक करते हैं, नंबर 2 ये चेक करते हैं, नंबर 3 ये चेक करते हैं, तो वो लोग तो वो प्रोसेस लिखेंगे कि मेरा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ लिखा है ट्रांजेक्शन स्लिप, फिजिकल ऑर्डर। आप कहेंगे मेरा ऑनलाइन सिस्टम है डीआईवाई का, और डीआईवाई में जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें ये प्रोसेस है जो हमने आपको लिखा। अगर वो प्रोसेस आपके नहीं है तो आप लिखेंगे कि मेरा इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस है। जब भी इंटरनल ऑडिट होता है और हमें कोई अनसुटेबल चीज पाई जाती है, हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये कह रहा है प्लीज अटैच कॉपीज, एक्सट्रैक्ट सैंपल लॉग। तो आप लगा दोगे आराम से, अगर आपके पास है ऐसा कुछ तो, जो कि मैंने अभी अभी बताया है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसा सैंपल लॉग या लेटर तुम्हें दिखाने हैं। तो उसमें दिखाना है नंबर 1, जब आपके पास रीजन है टू बिलीव कि ये ट्रांजेक्शन सुटेबल नहीं है, तो क्या आप कस्टमर से अनसुटेबिलिटी फॉर्म साइन कराते हो? तो आप कहोगे हाँ, और पूछ रहा है उसके सैंपल लॉग, तो वो 2 सैंपल 3 सैंपल आपको ऑडिटर मांगेगा जब आपके घर आएगा। तो मेरे ख्याल है यहां सब लोग समझ गए हैं इस स्टेज तक। अगर किसी का कोई सवाल हो तो या तो चैट में लिखिए, मैं उनका खोल दूंगा, या क्वेश्चन में लिख दीजिए, मैं क्वेश्चन ही देख लेता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास 5 खड़े हैं। नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा है। तो अगर किसी को क्वेश्चन में डालना है तो डाल दीजिए चैट में। 2-3 लोग क्वेश्चन करने के लिए लिखे हुए हैं। पर कहाँ आया है? देखो क्वेश्चन तो है नहीं, इधर हमें दिख रहा है क्वेश्चन आंसर वहाँ ये। अच्छा, एक मिनट, एक मयूर जैन का हैंड दिख रहा है। मयूर जैन को अलाउ टू रीड कर देते हैं। और कौन सा नहीं दिख रहा है? हाँ, अब आया क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन है वी आर हियर वी एक्नॉलेज। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन में अपने मेरे पॉइंट को ही लिख दिया है लग रहा है ना। वी फर्दर कंफर्म दैट AR FinCap, हाँ दिखाने के लिए लिखा है आपने ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिव? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डिव? ये किसने पूछा है? डिव मैंने कब बोला है? डिव इज डिविडेंड ही होगा, और तो कुछ और तो कुछ स्पेशल नहीं होगा। तो चलो, क्वेश्चन कोई खास नहीं है अभी। अभी मेरे ख्याल से जो आप लोगों ने मैंने बोला है उसी को क्वेश्चन में कॉपी कर दिया है, तो यही दिख रहा है मुझे भी, है ना। ये देखो, ये क्वेश्चंस हैं अपने लिख दिए। चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं तो इसमें क्या चाहिए आपको? आपको मेरे से 2 चीज समझना होगा और समझना चाहिए कि मैं लेटर क्या लिखूं, वो मैंने बता दिया। आपको ये जानना था कब लिखूं, तो मैंने बता दिया कि चाहे ऑन स्क्रीन लिखवा लो, मतलब एक्सेप्ट करा लो सिग्नेचर बाय IP एड्रेस। हाँ, ये ध्यान रखना, ऑन स्क्रीन खाली टिक मार्क कर देने से नहीं होगा, आपको उसका IP एड्रेस में कैप्चर करना पड़ेगा उसका। अगर किसी ने कहा आई हेयर बाय वेरीफाई दैट आई स्टिल वांट टू इन्वेस्ट, तो आपका मैकेनिज्म खाली लिख देने से नहीं होगा। इट हैज टू गेट सॉल्व इन योर लॉग, क्योंकि आपसे लॉग मांगा जाएगा, सैंपल लॉग। वो लॉग आपकी चाहे ई लॉग हो चाहे फिजिकल लॉग हो। तो बेस्ट तो यही है कि आप फिजिकल मेथड रखो, सबसे आसान है। और अनसुटेबिलिटी का लेटर बढ़िया सा टाइप करा के एक लेटर पैड मतलब छपवा लो, जहां भेजना हो फाड़ के भेज दो, सीरियल नंबर लिख के उसकी इनवॉइसिंग की तरह सीरीज बना लो, 01 02 03 04, वो चलाते रहो ताकि आपके पास पूरे जीवन का रिकॉर्ड रहे। दूसरा ये कहता है खाली इतने से काम नहीं होएगा, आपको एक और हर एग्जीक्यूशन ओनली वाले से एक चिट्ठी और लेनी है कि मैं जानता हूं कि मेरा एडवाइजरी नहीं है और मेरे खुद के कारण मैंने ये खरीदा है, सो इसलिए आपका कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये वाला नॉट विथस्टैंडिंग योर कम्युनिकेशन, ये वाली चिट्ठी आपको और लेनी होती है। तो 2 चिट्ठी लेनी होती है। एक की अनसुटेबिलिटी तो कर ही डाला मैंने, लेकिन मैंने ये खुद किया, आपके कहने पे नहीं किया है ना। इसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा चाहती है? सेबी कहती है कि भैया तुमने तो कह दिया कि मैं एडवाइजर भी हूं और मैं एग्जीक्यूशन ओनली भी हूं, तुम दोनों हो। तेरे इस बोल देने से मेरे को क्या दिक्कत हो गई कि भाई साहब तुम कब एडवाइजरी कर रहे हो और कब एग्जीक्यूशन, इसमें तो तुम बच लोगे मेरे से अचानक ही। तुम तो कोई ऐसा कांड हुआ तेरे यहाँ
तुम कह दोगे कि एग्जीक्यूशन था, तुम बैक डेट में क्लाइंट से जाके पता नहीं साइन वाइन करा लो, कोई से करा लो, पटा लो, ये तो गड़बड़ है। तो वो कह रही है कि भाई साहब हमको और एक डबल कंफर्मेशन दिला दो कि एग्जीक्यूशन ओनली खाली है, लेटर अनसुटेबिलिटी से काम नहीं होगा। ये अनसुटेबिलिटी तो तब भी हो सकती है जब तुम एडवाइजर हो, यानी तुमने एडवाइजरी गलत कर दी, तो वो तो महापाप हुआ। जब तुमने अपने हाथ से चूहे मारने की दवा बेच दी, कस्टमर के आने पे दुकान में बेच दी, तो महापाप है। और उसने तेरे ऑनलाइन पोर्टल से खरीद लिया, चलो तब तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। तो इसीलिए ये वाला लाइन कस्टमर तो साइन ही नहीं करेगा जब वो तेरे ऑफिस आया हुआ है। जब ऑफिस आएगा तो कहेगा अरे ये कैसे साइन करा रहे हो अतुल भाई, मैं तो तेरे ऑफिस आके बात कर रहा हूं ना तुमसे। तो तुम अब जो दोगे मैं मानूंगा, तुम जो दिखाओगे वही मानूंगा। तुम बता दो मुझे क्या सूटेबल है, मैं तो यही मान के तेरे यहां से जा रहा हूं कि मेरे लिए सूटेबल है। तुमने जांच पड़ताल कर ली है, तो इसके लिए कोई चिट्ठीबाजी नहीं करनी है, हमको तुमसे कुछ बातचीत नहीं करनी है, जो तुम बताओ हम कर देंगे। तो जितने लोग दफ्तर में डील करते हैं क्लाइंट को, उनके लिए बहुत जरूरी है गलती से भी अनसुटेबल कांड मत कर देना। नाउ अब तुम कहते हो कि भैया अनसुटेबल कांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यही मुझे नहीं पता, तो मैंने उसके लिए आपको एक सिंबॉलिक ड्राफ्टिंग दे दी कि आप अपना सिंबॉलिक ड्राफ्टिंग कर लो कि और उसको छाप लो, चाहे नोटिस बोर्ड में चाहे वेबसाइट में, कि अभिनेश कुमार का अनसुटेबल डेफिनेशन ये है, आपका अनसुटेबल डेफिनेशन ये है। भैया अपना अपना छाप लो, इसमें कोई हाँ बोलो। जो आपने बोला, जैसे देर आर कस्टमर्स जो फॉर एग्जांपल मॉडरेटली एग्रेसिव में आते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ रिटर्न्स उनको स्मॉल कैप चाहिए एंड हमारा एग्जीक्यूशन हमने ट्रांजैक्शन एनेबल्ड नहीं कर रखे हैं, नहीं तो मॉडरेटली एग्रेसिव में मैं कैसे आता हूँ, किसने बताया तुम्हें? मान लीजिए जैसे हमने उनसे जो क्वेश्चन है रिस्क प्रोफाइल सेट कराया, उसमें मॉडरेटली एग्रेसिव आया उनका फाइनली। तो मॉडरेटली एग्रेसिव तो आया, ठीक है, चलो तुम ये कह रहे हो कि तुमने अपनी रिस्क प्रोफाइल की खुद की कुछ ऐसी पैरामीटर बनाई है जिससे तुम्हारे क्लाइंट सही सही गिरेंगे, है ना, ये बात तुमने कर दिया। तो सही सही गिरने के समय मैं गिरता हूं मॉडरेटली एग्रेसिव में, मान लो। तो पहले तो मुझे एज ए कस्टमर बिल्कुल नहीं पता कि मॉडरेटली एग्रेसिव क्या होता, क्या है, क्या बला है। वो मैंने डिफाइन कर दिया। तो तुमको पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को डिफाइन करके टेबल बना देना है। अब उस सवाल पूछ के बोलना है कि देखते हैं आप किस टेबल में गिरते हो सर। तो टेबल में गिरा मॉडरेटली एग्रेसिव, जिसमें सारी लिस्ट दी हुई है कि ये डोंट्स है, ये डोंट्स है और ये डूज। तो जहां वो डोंट्स एंड डूज पढ़ा मैंने, अब मैंने तुमसे जिद कर दी कि नहीं यार इसमें स्मॉल कैप तो मेरे में गिर ही नहीं रहा है। तुमको हमको तो स्मॉल कैप लेना था, हमको तो स्मॉल कैप लेना था। तो उनसे पूरा रिस्क प्रोफाइल फिर से करवाएं और फिर उसके बाद उनको स्मॉल कैप। चलो तो यही सवाल है ना, सभी लोग के लिए यही सवाल है भाई, देख लीजिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का एमपी ने क्या जवाब दिया, उसने कहा देखिए यहां पे आइए, क्वेश्चन नंबर 2.3 कहती है जब तुम्हारा कस्टमर रिलेशनशिप एडवाइजरी है, यानी वो तेरे पास बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा लाइन लिखा है इसका मतलब वो तेरे पास बैठा है, मतलब तुमसे बात कर रहा है, चाहे फोन पे, चाहे काउंसलिंग पे, चाहे वेबिनार पे, ठीक है। तो वो तेरा एडवाइजरी रिलेशन कहलाता है जब तुम बात करके पैसे लगवाते हो। तो कह रहा है कि इन केस जब तेरा एडवाइजरी है, हाउ डू यू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ स्कीम रिकमेंडेड टू द कस्टमर फॉर स्पेसिफिक कस्टमर कैटेगरी रिस्क, हाउ डू यू डू दैट। ये तुमसे पहले सवाल पूछ रहा है कि पहले, और आंसर ऑप्शन क्या क्या है, मैं कतई भी बियॉन्ड अपर लिमिट ऑफ रिस्क एपेटाइट दूंगा ही नहीं, यानी जो टेबल मैंने बनाई है उसके बियॉन्ड दूंगा ही नहीं। वो अगर मुझे कहता है कि मुझे स्मॉल कैप ही चाहिए, नहीं दूंगा, भाग जा, चले जा, दैट इज वन ऑप्शन है। तो तुम यहां टिक करोगे तो एमपी बड़ी खुश हो जाएगी, वाह तुम एकदम दृढ़ संकल्प है तेरा कि कोई भी आएगा साला एपिटाइट भी नहीं बदलूंगा। कैसे बदल दूंगा, एक 70 साल का आदमी को स्मॉल कैप चाहिए, मैं उसे अचानक से वेरी रिस्की में डाल दूंगा क्या, उसके खाली कह देने पे नहीं डालूंगा ना भाई। तो मैं तो उसे कहूंगा सर आप ऐसा है, मैं तो आपको नहीं दे सकता, मैं DIY में आपको बुक कर दूं। DIY मतलब मैं डू इट योरसेल्फ एग्जीक्यूशन में आपको बुक कर दूं, उसके लिए साहब आपको बस ये 2 चिट्ठी देनी पड़ेगी, दे दीजिए। तो मयूर समझ आ गया, सिंपल आंसर।
आप रिस्क प्रोफाइल नहीं बदलेंगे, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल अगर आप बदलेंगे तो पाप हो जाएगा ना। तो यहां लेकिन एमफी पूछ रही है सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रही है कि क्या, सेकंड ऑप्शन दे रही है तुम्हें कि मैं कस्टमर को अप्रेज करूंगा कि भैया इसमें बहुत रिस्क है, फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपका रिस्क प्रोफाइल अपग्रेड कर दूं। ये सेकंड ऑप्शन है। हाँ। जो लोग ये सेकंड ऑप्शन में टिक करेंगे वो सवालिये घेरे में आ जाएंगे, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा कि भैया हम कैसे रिस्क प्रोफाइल अपग्रेड कर दें, किसी का जो है वही तो रहेगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, तब हम किस बात। हाँ लेकिन अगर कस्टमर ने कह रहा है मुझे रिटर्न स्मॉल कैप चाहिए, तो क्या हम रिस्क प्रोफाइल अपग्रेड ना करें बिकॉज ही सीकिंग रिटर्न? नो, नहीं करो, अनसुटेबिलिटी साइन करा के ले लो, दे दो प्रोडक्ट, ये तो है ही ना तेरे पास। उस केस में तेरी रिलेशनशिप। मेरा एक क्वेश्चन पहले भी था। हाँ बोलो। कि जैसे ये जो एज ब्रैकेट है अबव 70 अबव 60, तो क्या जब हम रिस्क प्रोफाइल में भरवाते हैं तो क्या हम उसका एज ब्रैकेट भरवाना कंपलसरी, क्या मुझसे ये पूछ ले कि क्या आप 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? तो एमफी के बुक में, क्योंकि एमफी के एनआईएसएम बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप क्लाइंट को पहचानने के लिए या तो एज से जाओगे या टीसीजी से जाओगे। टीसीजी इज टॉलरेंस, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या औकात, क्या है, रिस्क झेलने की कैपेसिटी। तो अगर तुम टीसीजी ऑप्शन से जाते हो तो भी ठीक है, और अगर तुम एज से जाते हो तो भी ठीक है। मानना यह है रेगुलेटर का 99.9% सेम ही गिरेगा। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा टीसीजी के क्वेश्चन में कि एक 70 साल के आदमी का वेरी एग्रेसिव आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा वो क्या डाल देगा, क्या वो डाल देगा कि मैं नौकरी पे हूं 70 साल का आदमी, ये तो डालेगा नहीं। हाँ बिजनेस कर रहा आदमी 70 साल का आदमी, हाँ बिल्कुल कर रहा होगा। तो अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल है और चीजें उसके अंदर आ रही है सिस्टम में, और वो दूसरे के लिए लगा रहा है, इनहेरिट के लिए, यानी उसका जो जी है गोल अपना कुछ नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर उसने गोल में एन्यूटी लिख दिया, उसने गोल में एन्यूटी लिख दिया तो घसक के नीचे आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए दोनों का मैच एक ही आएगा, बस एक्सक्लूजन आएगी वेरी फ्यू केसेस में। वो एक्सक्लूजन तुमको डिपेंड करता है कि तुम टीसीजी फॉलो कर रहे हो कि तुम एज, जैसे हम पहले टीसीजी करते थे लेकिन हमने टीसीजी कंप्लीटली छोड़ दिया क्योंकि टीसीजी में हमेशा फ्लॉ ज्यादा था, एज में मुझे कम फ्लॉ मिलने लगी, तो मैंने एज क्राइटेरिया बना के उसी को छाप दिया। लेकिन भैया जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक फैमिली को हम सर्व कर रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें उनके पापा है मान लीजिए 70 साल के, बेटा है 40 साल का, उनके बच्चे हैं 10 साल के जी। फैमिली बिजनेस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एग्जाम्पल साल का 5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, पापा अभी भी डायरेक्टर है, मेजर सैलरी उन्हीं के पास आती है। अब उनका कॉर्पस मान लेते हैं आज की तारीख में मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तो क्या 10 करोड़ में उनको 70 साल की वजह से उनको कोई स्मॉल कैप या थीमेटिक नहीं दिया जाएगा? नहीं, टेक्निकली तो नहीं देना है बिकॉज दैट इज द केसेस व्हिच आर कमिंग टू एवरीबॉडी। तो लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल, एवरीवन इज चेजिंग रिटर्न्स ओनली। हाँ तो ये तो देखो यही डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि जो रिटर्न को देख के चेज कर रहा है उसे शायद रिस्क नहीं पता। ऐसा सेबी का मानना है कि आपने रिस्क नहीं बताया है या वो नहीं समझा है, तो इसलिए उसे अनसुटेबिलिटी के क्लॉज में हम डाल देते हैं और उनसे साइन करा लेते हैं कि आप अनसुटेबल चीज कर रहे हो, मर्जी है आप करो, ना करने का तो कोई भी क्लॉज नहीं है। बस मैं आप लोग को और को ये समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हें चालाकी से दो चीजें समझनी है। तुम्हें एडवाइजरी में बुक वो बिजनेसेस करने हैं जिस बिजनेस पे तुम्हारा चल रहा है। जिस बिजनेस पे तेरी बात नहीं चल रही है तुम उसे एग्जीक्यूशन में बुक करोगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डू यू मेंटेन, तो देखो यहां पे आ जाएगा इन केस यू ऑफर बोथ, यानी तुम फ्लेक्सिबल हो, किसी को एडवाइजरी किसी को एग्जीक्यूशन, तो कैसे सेग्रीगेट करते हो प्रोसेस बताओ। तो ये भी तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम कह देते हो कि सर अवनेश भैया मेरे यहाँ 5 लोग जो हैं एग्जीक्यूशन में और 25 लोग एडवाइजरी में, तो भाई तुम्हें एक शीट मेंटेन करनी पड़ेगी, एक मार्क लगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी, चाहे तुम ए से एडवाइजरी बोलो, ई से एग्जीक्यूशन बोलो, क्लाइंट के ऊपर मोहर लगानी पड़ेगी। क्लाइंट नहीं होगा एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी, सॉरी, फोलियोज के ऊपर या स्कीम के ऊपर,
एक क्लाइंट के दोनों तरह के स्कीम हो सकते हैं, एक वो एडवाइजरी में खरीदा है और एक उसने एग्जीक्यूशन में खरीदा है। तुम्हें वो मार्क यानी फ्लैग ऑन करने आना चाहिए। वो फ्लैग ऑन करने का सिस्टम तुम्हारे वेंडर तेरे ट्रांजैक्शन MIS में दे दें। उनका काम नहीं है कि वो तुम्हारे लिए फ्लैग मारे, उनका तेरा काम है कि तुम उस फ्लैग को मार दो, ताकि कल को जब तुम्हारे ऑडिटर आता है और वो कहता है मुझे अपना डेटाबेस दिखाइए, और तो अगर तो तुमने टाइप किया है 1 कि मैं सिर्फ एडवाइजरी हूं, तो तुमसे नहीं मांगेगा, तुम्हारा ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। अगर तुमने टाइप किया है E एग्जीक्यूशन ओनली, तब भी तुमसे नहीं मांगेगा। लेकिन जहां तुमने वहां टाइप किया बोथ, तो ये तेरा कर्तव्य बनता है कि तुम उसको दो। और अगर नहीं दोगे तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन में लिख के जाएगा कि इसने मुझे कह तो दिया है, मगर इसके यहाँ कोई बाइफिकेशन करने का सिस्टम नहीं है, उनके सब ट्रांजैक्शन मिक्स्ड हैं। तो दीज आर द इसी में लास्ट क्वेश्चन, हाँ, एग्जीक्यूशन उसको कहते हैं जब मेरे मोबाइल पे ट्रांजैक्शन एनेबल्ड हो। चाहे मोबाइल पे लिखा है उसने, चाहे मोबाइल पे हो जाए या तेरे ऑफिस में आके भी अपनी मर्जी चला रहा हो, दोनों चीज लिखा है। अच्छा, अगर हाँ तो भी है ना, तब ठीक है। ये लिखा है ना कि दिस वन, दिस वन ट्रांजैक्शन स्लिप से भी हो सकता है, ऑनलाइन से भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है तुम्हें दाग दे कि सुनो मेरे लिए ले लो, और तुम कह रहे हो नहीं सर मत लीजिए, अरे ले लो यार, ऐसे बोल रहा है। तो ऑर्डर कहीं से भी आए, तुम्हें उसका लॉग बस बनाना है, प्लीज अटैच कॉपीज एंड लॉग, ताकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन के बाद तुमने उसको रिव्यू किया कि नहीं किया। अगर तुमने रिव्यू नहीं किया तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा ना कि अनसुटेबल है, पता ही नहीं चलेगा। तो ये सबको तय करना होगा कि तेरा डेली रिव्यू सिस्टम होगा कि वीकली होगा कि मंथली होगा, दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। सो ये था तुम्हारे 3 क्वेश्चंस। नाउ अब DDQ का वो क्या कहता है, हम लोग 8:15 तक करने वाले हैं, 10 मिनट और करेंगे आज के सेशन में। तो तुम्हारा ये क्या कहता है ये देख लो। तो ये कहता है कि इन्वेस्टर का असेसमेंट रिस्क प्रोफाइल से होगा। अब इसकी एग्जीक्यूशन ओनली में ये क्या कहता है ये देख लो। तो कह रहा है एग्जीक्यूशन और एडवाइजरी के बीच में बस एक ही अंतर है कि आपको सेम चीज जो वहां पे लिखा, तो लोगों की FAQ का वो जवाब दे रहा है कि एग्जीक्यूशन ओनली वही चीज कहलाता है जहां पे वो खुद डिसाइड करे, कस्टमर हिमसेल्फ हरसेल्फ चूजेस टू एग्जीक्यूट इन म्यूचुअल फंड विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट और एडवाइस और रिकमेंडेशन फ्रॉम द MFD। तो बहुत क्लियर है, और इसका एग्जांपल भी है कि MFD प्रोवाइडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये ज्यादातर उनके साथ होता है। और एडवाइजरी में तो एकदम क्लियर कट है। अब किसी आदमी का एडवाइजरी टिक्ड है, तुमने कह दिया है MP को सर मैं एडवाइजरी रिलेशनशिप पे काम करता हूं, और तेरे यहां अनसुटेबल निकल आया, मतलब ऑडिटर के कॉल पे या सेबी का जो AI बेस्ड सिस्टम होता है उसमें निकल आया कि ये अनसुटेबल है, तो तेरी बैंड बच जाएगी। बैंड इसलिए बच जाएगी कि भाई साहब तुम अब उसको कह ही नहीं सकोगे कि सर ये कस्टमर ने कर दिया, है ना। तो बहुत सारे लोगों को चिट्ठी आई थिंक इस ग्रुप में कम से कम 50-60 को तो आई होगी चिट्ठी, क्योंकि हम सबको आई है, मुझे भी आई है, और से भी हर साल भेजती है अपने बैचेस में, जिसमें उनको स्मॉल कैप दिख गया 70 साल के ऊपर वालों को तो भेज दिया चिट्ठी। तो वहां जवाब देना था, तो जवाब में बहुत सारे लोगों ने लिख दिया कस्टमर ने खुद किया था। भाई एक तरफ तुम कह रहे हो कि एडवाइजरी रिलेशनशिप है और वहां कह दिया हो कि कस्टमर ने खुद किया था, तो नहीं लिख पाओगे, ये जवाब आपका नहीं चलेगा, ये आपके लिए फिर ऑब्जेक्शन आके पेनल्टी में आ जाएगा। तो आपको ये लिखना चाहिए अगर एडवाइजरी में आ गई है कि सर मिस्टेक हो गया होगा, मे बी स्किप हो गया होगा, हम अब स्ट्रिक्ट ऑडिटिंग करेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा, और इस कस्टमर से हम अनसुटेबिलिटी का चिट्ठी ले रहे हैं। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो इस तरह की चिट्ठी है। ऑब्लिगेशन एग्जीक्यूशन ओनली के बहुत ज्यादा हैं, जो मैंने दोनों बताए, ये दोनों आपको चिट्ठी लेनी है, A और B दोनों ऑब्लिगेशन है। MP ने साफ साफ कहा है ये ऑब्लिगेशन है आपके। अब आ जाते हैं रिस्क प्रोफाइल पे। MP ने DDQ के क्वेश्चन के लिए, रिस्क प्रोफाइल के क्वेश्चन के लिए बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इज इट मैंडेटरी फॉर MFD टू डू रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर बिफोर रिकमेंडिंग एनी स्कीम। तो कह रहे हैं MFDs आर ऑब्लिगेटेड
in order to make an informed assessment of the client's risk appetite, investment need and objective. ये है TCG, risk appetite मतलब tolerance, investment need मतलब goal and objective, and assess the then suitability, उसका तब बताना है। ये जो पूरा कार्यक्रम है इसमें कोई राय नहीं है इनकी। ये कहते हैं मैं कुछ नहीं बताने वाली हूं कि तुमको एज से करना है कि वेल्थ से करना है, कि तुम्हें 20 सवाल पूछ के करना है कि 50 सवाल पूछ के करना है। भाई साहब ये आप जानो आपने उससे क्या पूछा है, बस मुझे इस बात से मतलब है कि मुझे ये प्रॉपर रिकॉर्ड में कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक रेडी रेफरेंस के लिए और पेरियोडिकली रिव्यू एंड अपडेटेड चाहिए। तो ये बी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रही है तुमने आज कुछ भी दे दिया उसको, वो कल को मुकर सकता है, इसलिए भाई मुझे पहले बता दो कि तुमने रिव्यू किया कि नहीं किया। तो सालाना रिव्यू इज द मैक्सिमम, मिनिमम तो आपकी मर्जी, आप वीकली कर लो, मंथली कर लो, बट हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, हम सालाना रिव्यू करेंगे। अब ये कहां मेंटेन्ड होगा, कहां ये रिकॉर्ड होगा? जो लोगों के पास कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करें कि मेरे क्लाइंट का ये रिस्क प्रोफाइल है, ये फलाना है, ये इस साल हुआ था, अगले साल इस दिन रिव्यू है, रिव्यू करो फिर अगला डेट डालो, वो तो आपके सॉफ्टवेयर में है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अपने एक्सेल सीट में या गूगल शीट में पूरे क्लाइंट उतार लो, हर क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल लिख लो, आज की तारीख डाल लो, या किसी क्लाइंट का कल डाल लो, किसी का परसों, जो तारीख डालनी है डाल लो, ताकि आपकी रिव्यू एक ही दिन में सब ना पड़े। हाँ, ये इसमें जैसे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर में करते हैं तो क्या ऐसा भी होगा कि मान लीजिए हमारे 1000 क्लाइंट है, 10,000 क्लाइंट है, तो उसमें अगर मान लीजिए हमारा 80% हो रखा है, 20% नहीं हो रखा, तो उसके ऊपर भी मतलब कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट है? बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। एमएफडीज आर ऑब्लिगेटेड। तो पहले तो क्यों नहीं होगा ऐसा सोचो। आज का यही क्लोजिंग रिमार्क्स रखते हैं, क्योंकि अगले सेशन में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल रिस्क प्रोफाइलिंग की कैसे जाती है, बनाई कैसे जाती है, चिट्ठी कौन सी डाली जाती है। 100% आज के डेट पे जब किसी का बिजनेस 30 साल पुराना, 20 साल पुराना, कैसे हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? जो नया शुरू कर रहा है आज से कर ले, समझ में आता है। एक लॉजिक बनाओ, और लॉजिक जो भी तुम बनाओ उस लॉजिक से एल्गोरिथम लिखो और सबको भेज दो एक बार में कि साहब आपका रिस्क प्रोफाइल है। अगर आपको नामंजूर है तो 5 दिन के अंदर आप हमें ये कह सकते हैं, अदरवाइज हम इसी को मानेंगे। सबको मेल भेज दो। मेल का मेल रिसिप्ट अपने इंपॉर्टेंट है। अब आपकी टीम की लड़की लड़का जो भी बैठता है वो देखे कि मेल रेड आया कि नहीं आया। मेल रिसिप्ट नहीं आया तो उसको फोन लगाओ, सर एक देख लीजिए, एक छोटा सा मेल भेजा है सर, इंपॉर्टेंट है सर। इतना तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो उसका ओके भी चाहिए कि ओके डन, ओके कर दे। हमारे लिए मेल रिसिप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तेरे पास मेल सेंडिंग टूल अच्छी है, मेल चिम्प है, जोहो है, या कोई बढ़िया हाई क्लास मेल सेंडिंग टूल यूज करते हो जहां आईपी एड्रेस आ जाता है सीन पे, ओपन पे, तो कोई टेंशन नहीं है। बट अगर तुम नॉर्मल मेल यूज करते हो तो तुमको तो फिर ओके चाहिए, क्योंकि तुम नहीं कैप्चर कर पाएगा तेरा मेल कि इसने कितने बजे किस तारीख को कहां से देखा। तो जनरली आजकल सब लोग सीआरएम मेल्स यूज करते हैं तो उनको इतना ज्यादा टेंशन नहीं है। और अगर तुम नहीं भी करते हो तो मेरी सजेशन है कि कोई ना कोई अच्छे सीआरएम का खाली मेल यूज करो। मेल कैंपेनिंग है, सेंडग्रिड है, मेल चिम्प है, तुम्हारा ये है क्या कहते हैं, जोहो कैंपेन है। अच्छा, और अगर मेल वाले कैंपेन में भी अगर हमने भेजा 1000 लोगों को, उसमें खाली 200 लोगों ने खोल के देखा, 800 लोगों ने खोल के नहीं देखा, हाँ, तो जॉब है तेरा, यू हैव टू टेल देम, कॉल करना पड़ेगा। तुम लाइन देखो ना मयूर, ये हम ये सब माफी इसलिए नहीं मांग सकते कि हम मैं वो तो आपकी बात वो तो कहेंगे कि तुम 3 साल से किए क्यों नहीं। तुम बोलोगे सर बहुत साल हो गया, तो बोलेगा किए क्यों नहीं। लेकिन तेरे पास वक्त है ना। मैं कह रहा हूँ जिसका 2 साल में ऑडिट आने वाला है, जिसका अगले साल आने वाला है, उसके पास वक्त है, कर लो फेज मैनर में, थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर लो। दैट इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू कंक्लूड हियर, कि करना तो सबको पड़ेगा, है ना। और बिकॉज ये ऑब्लिगेटरी है, दिस इज नॉट ऑप्शनल। तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, सब अपने अपने जवाब लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई सेबी को लिखता है, कोई एमफी को लिखता है। तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन नोट की तरह ये इंपॉर्टेंट बना दिया। यही ऑडिटर के पास है, यही सेबी के पास है कि भाई साहब देखिए मैंने इसको कोई छूट नहीं दी है, मैंने बस ये इनको कहा है तेरा असेसमेंट तरीका तेरा होगा जो इन चीज पे आधारित हो, रिस्क एपिटाइट यानी कि टॉलरेंस एंड कैपेसिटी, और इन्वेस्टमेंट गोल दैट इज गोल। बस अब तुमको
इसके बियॉन्ड सवाल नहीं पूछने। किसी सवाल पूछो आप रहते कहाँ हैं, तो वो बोलेगा क्यों पूछ रहा है बे, इससे तेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ रहता हूँ, क्या ये मेरी रिस्क एपिटाइट को चेंज करता है? तो नहीं करता। तो बहुत सारे सवाल भी बेवकूफी वाले नहीं पूछने हैं, वही सवाल पूछे जैसे आपको कैसा फील होगा जब आपका मार्केट अचानक गिर जाए 20% से, तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन अगर उसने अपनी रिस्क एपिटाइट टिक की होगी तो आज ये वार के समय तुम्हें फोन नहीं कर रहा होगा, वरना तो अभी क्लाइंट फोन कर रहा है उठा उठा के, अरे मैं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि उसकी रिस्क एपिटाइट नहीं भरी गई होगी, उसको पता नहीं होगा और उसने नहीं कहा होगा कि मैं इतने झटके से नहीं घबराता हूं। तो ये गड़बड़ी का एहसास सेबी को है कि आज तो न्यूक्लियर बम नहीं फटा है, अगर बॉम्ब फट गया तब जो हालत होगी, तब तो हर आदमी मुकर जाएगा कि मैंने बोला ही नहीं था इतना रिस्क के लिए, जबरदस्ती मेरा बैंड बजा दिया साले ने। तो तब कहां कौन कितना झेलेगा वो तो भगवान जाने। तो इसलिए उनको तो पता है ना कि हमने ये दिन देखे हुए हैं पहले, आगे भी देखेंगे ही, एक ना एक दिन तो कोई ना कोई प्रोडक्ट के साथ होना है कि उसकी पूरी फिलॉसफी फेल होनी है और वो 10 का 0 हो जाए या 10 का 2 हो जाए, ये तो पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोग को ये बात नहीं माफ करनी। तो आज का हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं और मैं फिर से अब डायरेक्टली जाके क्वेश्चन आंसर पे देख लेता हूँ, कुछ है किसी के डले तो मैं जवाब दे देता हूँ, अदरवाइज कल हम लोग रिस्क प्रोफाइलिंग का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और एमफी के उन डीडीक्यू वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेटर। और जैसा मैंने कहा रिस्क प्रोफाइल मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने तो बस एज बेसिस पे चीजों को क्वालिफाई करके अपना इजी कर लिया सिस्टम, बाकी आप लोग को जैसा बनाना हो आप बना सकते हो। तो 1 मिनट में देख लूं कुछ क्वेश्चंस आए हैं। हैंड रेज में कुछ आया है, तरुण जी का आया है, मैं एक बार तरुण जी को दे देता हूँ अगर तरुण जी करना चाहते हैं। तरुण जी अपने तरफ से माइक खोलना चाहें तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, मतलब आपको मैंने दे दिया है राइज। और मयूर का भी है ही है, अगर उसको भी बोलना है तो हेलो। बोल। हाँ तरुण बोलिए। हाँ, मुझे एक चीज पूछनी थी सर, जैसे आपने बताया ना कि जैसे अभी टैक्स सेविंग या मतलब हमारा जो लॉकिंग में है 3 साल का पीरियड में, या अभी हम लोग नहीं बेच सकते हैं जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ऑलरेडी कंटिन्यू शिप्स वगैरह है उसके लिए क्या किया जा सकता है? चिट्ठी लिखिए भेज दीजिए सबको। तो अच्छा। अभी हमने क्या किया वो मैं बता देता हूँ। हमने एक लेटर सभी को डाल दिया जितने भी एलएसएस इन्वेस्टर है, ओके। उसमें लिखा कि डियर सर, आई हैव अंडरस्टूड that maybe you have shifted to new regime of tax saving, or maybe your tax slab has changed and you do not require further saving in ELSS. ओके। But we have seen that we have either invested or you have running SIP in ELSS. Please contact us immediately to get a resolution or sign an unsuitability letter if you want to continue for the same. ये उसके चिट्ठी, लिए भी अनसुटेबिलिटी लेटर देना पड़ेगा फिर, है ना? उसके बाद तो उसको देना ही पड़ेगा। अभी तो पहले मैंने चिट्ठी एट मास गिरा दी ताकि ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेन आती है तो मैं बोलूंगा ये मैंने लिखा तो था। ओके, ठीक है। हाँ, तो ये तो आपको कर ही लेना चाहिए। तो ये लेटर का मतलब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा हमारे को अपने पास? हाँ जी, अगर वो साइन होके आता है तो फाइल रखोगे, अनसुटेबिलिटी नाम की एक फोल्डर और खोल लो। अगर साइन होके अगर नहीं आता या कुछ नहीं भेजता हमारे को तो वो मेल पे भेजता है तो वो भी प्रिंट ले लो, मेल वाला ठीक है। रख लो। मतलब कुछ नहीं भेजता है तो संभव ही नहीं है, और अगर क्लाइंट है आपका तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो उसको तो ठीक आप है, एक मतलब एक किसी न अनसुटेबिलिटी, किसी तरीके से उसे कलेक्ट करना ही पड़ेगा ये। ठीक है। जी जी, एक अनसुटेबिलिटी का फोल्डर आपके पास होना चाहिए। और रिस्क प्रोफाइल अगर पूरा डिजिटल कर रहे हो तो कोई बात नहीं, फिजिकल कर रहे हो तो उसकी भी एक फोल्डर होनी चाहिए। अगर ये एसआईपी अगर मैं पहले ही बंद करा दूं टैक्स सेविंग की तो उससे तब भी रिक्वायरमेंट होगी? अगर वो नहीं फॉल कर रहा है तो एसआईपी तुरंत बंद कर देना चाहिए। दिस इज द इमीडिएट इफेक्ट जो वो जिसको पकड़ रहे हैं भेज रहे हैं। ठीक, वो तो इमीडिएट बेसिस पे बंद करा दो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो थे फाइनली, देयर आर फ्यू पीपल दोज आर नाइदर अवेलेबल एट गिवन एड्रेस एंड हिज फोन इज आल्सो नॉट वर्किंग, वेरी ओल्ड क्लाइंट। तो ऐसा सवाल अगर है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका केवाईसी भी नहीं होगा इनका, और ये आपके उसमें विदहेल्ड में आ रहे होंगे। तो अगर उसका केवाईसी आपके यहाँ ओके है तो ये सवाल तो सर वैलिड नहीं है, है ना, तो वो नहीं मानेगी।
वो कहेगी कि अगर किसी क्लाइंट का एड्रेस और फोन नहीं है इसका मतलब उसकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है, तो आप तो उस पर कमीशन ही नहीं खा रहे होगे, तो ऐसी ही केस अलग हो गई आपकी, तो उसको तो अनसुटेबिलिटी में नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे, आप आपका क्षम्य है क्षम्य है, तो ये जान जाइए। तो दूसरा क्वेश्चन ये था, ये तो मैंने इसका आंसर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन था हाउ टू डू रिस्क प्रोफाइल फॉर कंपनी और कॉर्पोरेट। कंपनी और कॉर्पोरेट का एक ही रिस्क प्रोफाइल होता है। बड़ा अच्छा सवाल है, किसी को इस पे क्वेश्चन हो तो फिर से पूछ लेना। इंडिविजुअल का ही रिस्क प्रोफाइल होता है, कंपनी का कभी रिस्क प्रोफाइल नहीं होता। कंपनी का एक ही रिस्क प्रोफाइल है, और वो है जो वो मैंडेट में लिखते हैं, जो अपना वो बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखते हैं। तो पहले के बोर्ड रेजोल्यूशन जो हुआ करते थे, जब क्लाइंट इन्वेस्ट करता था, तो आप लोग एक ही बोर्ड रेजोल्यूशन बना लेते हो। आई हियर बाई हैव रिजॉल्व्ड इन द फर्म दैट वी विल इन्वेस्ट थ्रू अविनेश कुमार ARN इतना इतना फलाना फलाना। तो अब ध्यान रहे, एक ऐड करा लीजिए कि आई हियर बाई इतना एंड वी विल इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क प्रोफाइल जज्ड ऑन इन आवर ओन इंटरनल बोर्ड मीटिंग विच मे वेरी फ्रॉम कंजर्वेटिव टू वेरी एग्रेसिव। ऐसा भी लिखवा सकते हो। दूसरा, उनसे बोलो सर पहले ही बता दीजिए आप कौन सा रखना चाहते हो, वो भी बता दीजिए। लिमिटेड कंपनी को तो कंपनी को ही अलाउड नहीं है कि वो हाई रिस्क वो करे, क्योंकि वो जनता का पैसा है। तो लिमिटेड कंपनी के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट्स देखोगे तो उनके मैंडेट में, बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेट में स्मॉल कैप नहीं आता है ना। वो कंपनी का पैसा जब लगता है, स्मॉल कैप नहीं आता, सेक्टोरल नहीं आता, थीमेटिक नहीं आता, क्रेडिट रिस्क नहीं आता। तो आप इन्फोसिस के पास जाओगे कि इन्फोसिस कंपनी आपको लगा दे क्रेडिट रिस्क फंड में, नहीं लगाएगी। वो लिक्विड में लगा देगी, आपके दूसरे बॉन्ड फंड में लगा देगी, लेकिन वो आपके क्रेडिट रिस्क फंड में नहीं डाल देगी। ठीक है भैया, अगर लिमिटेड कंपनी है लेकिन लिस्टेड नहीं है, तब भी वो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। लिमिटेड है और लिस्टेड नहीं है तो जनता की कंपनी ना। प्राइवेट लिमिटेड मतलब 85 शेयर होल्डर है, वो अपना खुद का पारित कर लेंगे कि आज हम इस रिस्क प्रोफाइल में लगाएंगे आज इस। लेकिन पहली बात तो जो दो क्वेश्चन का एक आंसर, कंपनी का रिस्क प्रोफाइल हम नहीं करेंगे, हम नहीं करते हैं, उसकी बोर्ड रेजोल्यूशन से वो हमें देता है। दैट इज वन, पहला आंसर। दूसरा, लिमिटेड के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आप MOC में जाके पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन फॉर लिस्टेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। तो उसमें तो कोई बात HUF के लिए भी लेना पड़ता है रिस्क प्रोफाइल? हाँ, HUF के लिए भी लेना पड़ता है, और HUF का भी इसी तरह होता है, कर्ता लिख के देता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। तो कर्ता का एक रेजोल्यूशन होता है। तो ये तीनों जो रिस्क प्रोफाइल इंडिविजुअल की, तो आप सवाल पूछ के करते हो, इन लोगों से सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि इनका सवाल वैलिड नहीं है। आप एक HUF से नहीं पूछ सकते क्योंकि उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल के लोग हैं। तो HUF खुद तय करता है और वो तय किया हुआ रेजोल्यूशन आपको दे देता है कि भाई मैं इस रेंज में ही पैसे लगाऊंगा। और जिसको फुल रेंज यूज करना होता है, मतलब पूरी गाड़ी का मीटर A to Z चलाना होता है, वो पहले ही लिख देता है मेरा कोई रिस्क प्रोफाइल प्रीसेट नहीं है, हम समय समय पे अपने अलग अलग रिस्क प्रोफाइल सेट करेंगे। फिर किसी ने लिखा नीड टू आस्क समथिंग रिलेटेड टू रिस्क, तो मयूर जैन तुमने पूछ ही लिया। DIY फुल फॉर्म कोई पूछ रहे थे, शायद हम बार बार DIY यूज कर रहे थे, तो DIY है डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। और DIT है डिस्ट्रीब्यूटर इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन, यानी जब डिस्ट्रीब्यूटर को इनिशिएट करता है अपनी तरफ से चीज, उसे DIT कहते हैं। जैसे कि आप NSC का लिंक, BSC का लिंक, MFU का लिंक भेजते हो, प्रपोजल भेजते हो, तो ये DIT कहलाता है। तो ध्यान रहे, जिसको भी एग्जीक्यूशन ओनली करना है और लिंक आप भेज रहे हो NSC से, तो फिर गड़बड़ा गया आपका सारा मामला, आप फिर से आगे गड़बड़। यानी एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं कस्टमर खुद जिद करके ले रहा है और आप लिंक भेज रहे हो, तो DIY नहीं कहलाएगा भाई साहब, वो एडवाइजरी कहलाएगा। जिस किसी में भी नहीं, तो मैंने यही तो पूछा था कि वो आया, उसने कहा मुझे करना है स्मॉल कैप, लेकिन तो उसको हमने नहीं, तो मुझे लगा तुम ये पूछ रहे हो ऑफिस में आया, तो मैंने ऑफिस में उसे कहा कि ये लो फॉर्म भर दो। तो फिजिकल नहीं, ऑनलाइन उसने मुझसे स्मॉल कैप का लिंक जनरेट करा लिया, तो उसके बाद अनसुटेबिलिटी का क्लॉज ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ? तो जैसे ही तुमने जितने ट्रांजैक्शन लिंक जनरेट पे हुए, ऑटोमेटिक सब एडवाइजरी मोड में है। पहली बात तो ये समझ लो, जितने भी DIT, तो उसके बाद अनसुटेबिलिटी का क्लॉज ले सकता हूँ, वो ले सकते हो, लेकिन वो महापाप हो गया कि लिंक तुम्ही ने जनरेट किया है, तुम एडवाइजरी में ही किए थे और तुम ही अनसुटेबिलिटी भी दे रहे हो। इसका मतलब तुम बिना अनसुटेबिलिटी देखे लिंक जनरेट कर दिए थे।
तो वो मान ही नहीं पाए। बहुत बड़ा पाप है। नहीं तो इस केस में तेरे पास सॉल्यूशन है। अगर कोई अपनी जिद से फंड लेना चाहता है, बोलना सर मेरा वाला जो पोर्टल है ना वो नहीं लेने देगा हाँ। आपको, क्योंकि वो अनसुटेबल प्रोडक्ट नहीं लेने देता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको एक फिजिकल फॉर्म भेज देता हूँ, भर दो, और साथ में 2 लेटर भेज देता हूँ। तो दैट इज वन वे। सेकेंड इज कि अगर तेरे ऐप में है ऑनलाइन लेने वाला, तो ऐप उसको पकड़ा दो, बोलो सर खोलिए ना, मैं सामने आपको हेल्प कर देता हूँ, जरा आप खरीद लीजिए, ताकि मेरे पास ये तो आ जाएगा ना कि आपने खरीदा है। सो दीज आर द 2 वेज। गलती से भी एग्जीक्यूशन ओनली को लिंक वाला नहीं प्रूव कर सकते। ऑडिटर तुरंत ही जाके वहां बता देगा अभी गधा है, ये तो मुझे कह रहा है कि एग्जीक्यूशन ओनली इसके यहाँ 0 ट्रांजेक्शन। नहीं, कोई भी नहीं, ऑल एग्जीक्यूशन। और दूसरी बात, जो भी लिंक आप भेजते हो और जो क्लाइंट जनरेट करता है, दोनों लिंक होता तो एक ही है, बस ओनली डिफरेंस है कि जब ऐप आप खोलते हो ना, मोबाइल ऐप क्लाइंट का, इन ऐप ऑथराइजेशन टूल होनी चाहिए। यानी अगर आपके मोबाइल ऐप में इन ऐप ऑथराइजेशन नहीं है, वो मेल पे जाके अप्रूव कर रहा है, पहले ऐप से मेल जनरेट कर रहा है और जाके अप्रूव कर रहा है, तो फिर वो बन गया फिर से एडवाइजरी मोड, क्योंकि उसने लिंक जनरेट कर लिया आपके बिहाफ पे अपने घर। तो जिसके पास भी ऐसा ऐप है, जिसके ऐप में क्लाइंट जाता है, प्रोडक्ट चुनता है और लिंक जनरेट कर लेता है, और लिंक उसके पास मेल पे जाती है आप ही के मेल से, मतलब नीचे लिखा रहता है कि अविनेश कुमार ने आपको मेल भेजा है, जरा अप्रूव कर दीजिए, तो भाई ये तो फिर एडवाइजरी में कन्वर्ट हो गया। तो कल को आप ये साबित ही नहीं कर पाओगे कि ये लिंक उसने खुद बनाया था। तो इसलिए आपको अपने वेंडर को बोलना पड़ेगा, भाई मेरा ट्रांजेक्शन के अंदर इन ऐप जरूर देना। इन ऐप मतलब अप्रूवल ऐप के अंदर ही होनी। आपका सॉफ्टवेयर देता है इन ऐप? सारे सॉफ्टवेयर देते हैं, कोई भी कौन नहीं देता है। मेरा तो देता ही है, बाकी भी देते हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा। सभी देते हैं। अगर कोई नहीं देता है तो अपने अपने सॉफ्टवेयर वेंडर को बोलो कि अपने प्लेटफॉर्म वालों को बोले, इन ऐप जनरेट करने के लिए एक एपीआई होती है जो हर, और ये कब जिद हुआ, लास्ट डीडीक्यू में बना, ये भी जान लो। अब लास्ट डीडीक्यू तक नहीं देते थे ये लोग, ठीक है। जब ये पूरा डिबेट हुआ, जब इसके ऊपर चर्चा हुई एमफी में, काफी क्रॉस कॉन्स हुआ ऑनलाइन लेके, तो इनको मजबूरी में डालना पड़ा। इसका नाम है इन ऐप ऑथराइजेशन लिंक। तो ये जन्म लिया लास्ट ही ईयर से। बीएससी ने भी कर दिया, एमएफयू ने भी कर दिया, और इसने कर दिया, सिवाय कैम्स के और किसी भी ने नहीं किया। कैम्स और के फिनटेक में भी है, लेकिन हम लोग कैम्स के फिनटेक के यूआरएल को नहीं देते ना क्लाइंट को ऐप में डालने, ताकि हम नहीं चाहते कि वो मेरे कैम्स के ऐप पे जाए, माई कैम्स पे। तो इसलिए हम वहां पे तो चाह के भी नहीं कर पाएंगे ये, है ना। तो अगर तुम सोचोगे कि मैं ये इन ऐप ऑथराइजेशन लिंक उसको दे दूं, तो कैम्स कार्वी का के लिए तो उसको जाना पड़ेगा माई कैम्स या के फिनटेक ऐप पे, वहां जाके वो ऑथोराइज करेगा। वहीं पे तुम फंस जाओगे, तेरा तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। फिर तो कल को हमें पता नहीं, एक दिन बाईपास ही कर दे। इसका मतलब हुआ, अगर वो मेरे पास आता है और मैं फिजिकल फॉर्म देता हूँ तो भी मुझे 2 लेटर साइन कराने हैं। अगर वो खुद से एग्जीक्यूट करता है इन ऐप एग्जीक्यूशन लिंक से, तो उसके बाद भी मुझे अनसुटेबिलिटी का कराना तो है ही है, कराना तो है ही है। लेकिन अगर तुम एडवाइजरी मोड के बाद करवाते हो तो वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। भाई तुम एक गलती बोल सकते हो, 2 गलती बोल सकते हो, कल को पूरे साल भर में 50 साइन करा रहे हो, तो कोई भी ऑडिटर बोलेगा गजब गलतियां कर रहे हैं भाई आप, हर रोज एक नया साइन करा रहे हैं। तो गलती नहीं एक्सेप्टेबल है ना वो। चलिए ठीक है, गुड नाइट एवरीबॉडी एंड थैंक यू जो लोग ज्वाइन। गुड नाइट, थैंक यू। लिंक